Hello dear students and friends, welcome back in my YouTube channel HB Teaching Track। स्टूडेंट्स, हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी जिसका हमने 01 लेक्चर ले लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसने नहीं देखी है वो आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर में थोड़ी सी डिले हो गया है, वो किसी वजह से हो गया था। आज हम ये 02 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो हमने पीछे फूलों में यानी पेड़ पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा था और आज हम अपने अंदर लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। और हमें हमारी बायोलॉजी का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए और इसमें पढ़ने में हमें किसी भी तरह की जो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हमारी बायोलॉजी की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या होते हैं और उनके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो चैप्टर आपको दिख ही रहा होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कीज पॉइंट हैं सिलेबस के, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो हैं यानी मनुष्य जो है वो कैसा है, एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, यानी जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। और जिनमें एक ही बॉडी में दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। ह्यूमन में क्या है, गैमेट्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पहली शर्त है कि गैमेट्स बनना जरूरी है। अगर युग्मक नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तीसरा हमारा की पॉइंट है यौवनारंभ। यौवनारंभ को अपने आम भाषा में जवानी के नाम से भी जानते हैं, इसको प्यूबर्टी इंग्लिश में बोलते हैं। प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है मेल में वो 14 to 15 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है, यानी 14 से 15 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाती है, 11, 12, 13 इसकी एज में जो ये स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन जरायुजी होते हैं। जरायुजी का मतलब होता है ये सीधे तौर पर बच्चों को जन्म देते हैं। इस बेस पर एनिमल्स दो तरह के होते हैं, कुछ अंडज होते हैं यानी जो अंडों को जन्म देते हैं और कुछ सीधे तौर पर बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम कहते हैं जरायुजी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं विविपेरस। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, ह्यूमन में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन ही पाया जाएगा, इसमें कोई अलैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा। जिस तरीके से पेड़ पौधों में दोनों तरह का पाया जाता था, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। पौधों में क्या होता था, पौधे के एक पार्ट से कोई नया प्लांट तैयार हो सकता है, लेकिन हम में या एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट से कोई नई बॉडी का फॉर्मेशन यानी नई बॉडी बन जाए, ठीक है। तो हमारे अंदर जो होगा वो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाएगा जो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे जनन तंत्र, यानी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, खास करके इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं उनको समझ लेते हैं तेजी से, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर आपके पास स्लाइड ओपन हो चुकी है। देखिए, पहला स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पहला आएगा गैमेटोजेनेसिस। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने फ्लावर में डिस्कस किया था तो उसमें पहले बनते थे स्पोर यानी स्पोरोजेनेसिस होता था, बीजाणु जनन होता था। लेकिन यहाँ पर ये स्टेप नहीं है, हमारे अंदर कोई भी किसी तरह का स्पोर नहीं बनता है। हमारे अंदर डायरेक्ट क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं यानी युग्मक बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस हो जाता है। जब गैमेट्स बन जाते हैं तो गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे प्लांट्स में पॉलिनेशन होता था, परागण, लेकिन हमारे अंदर पॉलिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि हम खुद माध्यम है गैमेट्स को पहुंचाने के, ठीक है। तो युग्मकों का स्थानांतरण होगा जिसको हम वीर्य सेचन भी कहते हैं, यानी गैमेट्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। वीर्य का यानी सीमेन का ट्रांसफर कराते हैं हम अपने माध्यम में पेनिस की सहायता से। जब वहां पर वीर्य आपका पहुंच जाएगा तो समझ लो गैमेट्स पहुंच गए आपके, ठीक है। क्योंकि एक बार के एजेकुलेशन में जो है आपके बहुत सारे जो है स्पर्म्स होते हैं, यानी बहुत सारे जो है शुक्राणु होते हैं। तो जब ये पहुंच जाएंगे तो उसके बाद होगा निषेचन।
यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइंड होंगे, सनलाइट होंगे और एक 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जब बन जाएगा तो उसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लीवेज। जब क्लीवेज बनना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, जन्म से पहले की जो हमारी स्टेज किस में कैलकुलेट होती है? आपकी भ्रूण में होती है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, यानी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जब एम्ब्रियो बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है एक शरीर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एक बॉडी बन जाएगी और उसके बाद उसका हो जाता है आपका प्रसव यानी कि डिलीवरी, यानी कि बॉडी का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है और फिर दोबारा से वो जन्म करने योग्य कुछ वर्षों के बाद हो जाता है और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है आपकी। ठीक है, तो ये थे वो स्टेप जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में आते हैं आपके। ये स्टेप थे आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से ऑर्गन है मुख्य रूप से जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मनुष्य का जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहां पर दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं और टेस्टिस कुछ नलिकाओं के कुछ ट्यूब की सहायता से ऐड हुए हैं। ठीक है, और ये बीच में आपका पेनिस है और ये इसका पार्ट है फोरस्किन। चलिए हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं कि नर जनन तंत्र में जो है कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए बताया गया है आपको कि पुरुष के जनन अंग पेल्विक रीजियन, पुरुष के जो जनन अंग है वो कहां होते हैं? पेल्विक रीजियन। ठीक है, देखिए कुछ बॉडी के हमारे हिस्से होते हैं वो जानना जरूरी होते हैं, मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूं ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए आपको एक ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही होगी। ह्यूमन बॉडी को जो है हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। एक तो आ जाता है इसका चेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, एक पार्ट आपका कौन सा होता है? ये चेस्ट वाला। फिर एक होता है मिडिल पार्ट्स और एक होता है इसके बीच में यहां पर। ठीक है, मैं दोबारा से इसको बता देता हूं, ज्यादा क्लोज हो गए आपके। चेस्ट वाला पार्ट आपका ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगा, उसके बाद ये एक पार्ट आ जाएगा आपका और उसके बाद ये नीचे वाला, यानी 3 हो जाएंगे, ये 1 और ये 2 और ये 3। जो ये वाला पार्ट होता है आपका सीने वाला, इसको हम बोलते हैं बक्ष भाग। ठीक है, थोरैक्स बोलते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है हमारा कौन सा है? बक्ष भाग यानी कि थोरैक्स। फिर सीने से नीचे पेट वाला भाग आ जाता है, स्टमक वाला, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल पार्ट्स, एब्डोमिनल रीजियन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हिंदी में कहलाता है उदर भाग। क्या कहते हैं इसको हम? उदर भाग। और एक ये नीचे होता है आपका कूल्हे वाला भाग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिरोड़ी भाग। क्या बोलते हैं इसको हम? सिरोड़ी भाग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेल्विक रीजियन। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आपके ह्यूमन में वो ऑलमोस्ट एब्डोमिनल और पेल्विक रीजियन यानी कि उदर भाग और सिरोड़ी भाग के कांटेक्ट में होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक है, कुछ इधर भी हो सकते हैं और कुछ उधर भी। ठीक है, इनकी बीच बॉर्डर पे होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा, ये आपका बक्ष भाग हो गया, सीने वाला पार्ट, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये एब्डोमिनल पार्ट हो जाएगा और ये कूल्हे वाला जो भाग कहलाता है हमारा वो सिरोड़ी भाग यानी कि पेल्विक रीजियन कहलाता है। तो हमारे जो जनन अंग होते हैं मुख्य रूप से कहां होंगे? वो आपके सिरोड़ी भाग में होंगे, पेल्विक रीजियन में होंगे आपके। चलिए डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, देखिए पुरुष के जो जनन अंग है पेल्विक रीजियन में होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। प्राथमिक में कौन आता है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक में आपके आते हैं टेस्टिस। ठीक है, ये मुख्य जनन अंग होते हैं, ये प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम इनको कह सकते हैं। क्यों इनको प्राथमिक क्यों कहा गया? प्राइमरी क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि इसी में जो है आपके स्पर्म्स यानी कि गैमेट्स बनेंगे, वीर्य का फॉर्मेशन यहां पर ही होगा। प्राथमिक जनन अंगों के रूप में वृषण पाए जाते हैं जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं, जिनकी संख्या मनुष्य में 2 होती है। ये कुछ गुलाबी व अंडाकार होते हैं
और जिस थैली में ये लटके होते हैं बाहर की ओर उसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश, या इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्रोटल सैक। क्या कहेंगे इसको हम, स्क्रोटल सैक। ठीक है, इसमें ही शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। इन टेस्टिस में ही क्या बनते हैं, आपके स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, और क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये नर भाग में यानी नर लैंगिक जनन के संबंध में जो है सबसे मुख्य हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये पता होना चाहिए, एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं लैंगिक नर में जो है लैंगिक जनन से संबंधित हार्मोन का नाम बताइए, तो आपको क्या याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो सेक्सुअल जो पावर होती है वो ह्यूमन की जो है वो कम हो जाती है। तो ये थे आपके प्राथमिक जनन, यानी ये दो थे आपके, ये और ये। अब हम डिस्कस करेंगे द्वितीयक जनन के। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं मैंने देख लीजिए। पहला आता अधिवृषण, एपिडाइडिमिस। अधिवृषण कहां होता है, वृषण के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम अधिवृषण बोलते हैं। ये वृषण के ऊपर एक कुंडली संरचना होती है, इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है और कुछ समय के लिए संग्रहण होता है। यानी अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है यहां पर एक तो स्पर्म्स मैच्योर होंगे कुछ टाइम रुककर, और ये कुछ समय तक यहां पर स्टोर भी रहते हैं। फिर आ जाता है आपका शुक्र नलिका। अब यहां पर जो है आपके शुक्राणु बन चुके हैं, अब शुक्राणुओं को यहां से जो है ऊपर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए यूज होगी शुक्र नलिका, वेस एफ्रेंशिया, यानी एपिडाइडिमिस आपका ये आ गया, ये वाला पार्ट आपका, और यहीं पर है आपका शुक्र नलिका। ठीक है, ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं ये, ठीक है, जो यहां से स्पर्म्स को यहां पहुंचाएंगी वो आपकी कहलाएंगी शुक्र नलिका, वेस एफ्रेंशिया। ठीक है, ये आ गई आपकी वेस एफ्रेंशिया। तो इसका काम क्या है, वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक परिवहन, यानी यहां से अधिवृषण एपिडाइडिमिस तक इनको लाने का काम कौन करता है, वेस डिफरेंशिया। फिर ये यहां पर आ जाते हैं, फिर यहां से आएगी इस नलिका मगु, इसे हम बोलते हैं वेस डिफरेंस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अभी हमने डिस्कस करा था ये आपका एपिडाइडिमिस, तो ये आपका टेस्टिस था, और उसके बाद जो सेकेंडरी में आपके कौन कौन आ रहे थे द्वितीयक जनन अंगों में, एपिडाइडिमिस आ रहा था आपका, और एपिडाइडिमिस तक स्पर्म्स को लाने का जो काम कर रहे थे आपके वो कौन कर रहे थी, वेस डिफरेंशिया, यानी हम इसकी बात की थी अभी हमने। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका ये एपिडाइडिमिस है आपका, और फिर तीसरे नंबर पर शुक्रवाहक वेस डिफरेंशिया, ये जो नलिका है अब ये स्पर्म्स को जो है यानी वीर्य को जो है शुक्राणुओं को यहां तक लेकर आएगी, इसको हम बोलते हैं शुक्राणुओं का परिवहन। ये क्या करेगा आपका, शुक्राणुओं का परिवहन यानी स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, इसको हम बोलते हैं वेस डिफरेंशिया। ये आ गई आपकी। उसके बाद आ जाती है जनन मूत्र वाहिनी, यानी ये कहां तक लेकर आएगी, मूत्र वाहिनी तक, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यहां तक ले आएगी। तो ये वीर्य यानी सेमेन और यूरिन का परिवहन करती है। ये वाली जो नलिका है ये आ गई आपकी, इसका काम क्या है, ये वीर्य का और सीमेन का जो है परिवहन करती है, ये एक नलिका होती है आपकी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे हम इसमें, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्रंथियां कहते किसे हैं। ग्रंथि वो छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज होता है, उनको हम ग्रंथियां ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, दो होती हैं मोस्टली, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स और एक होती है काउपर ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में बात करें, ये क्या करती है, देखिए इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये एक बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। तो जो मेन पार्ट्स है उस पर मैं टिक लगाता हुआ चल रहा हूं, जिनके बारे में मैं डिस्कस किया है। तो ये क्या करती है, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। पहली बात तो ये जानना जरूरी है, जो वीर्य का द्रव वाला भाग है वो कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। इसके अलावा यूरिन और सीमेन दोनों के जो प्रवाह को है ये कंट्रोल करती है, दोनों को कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब है ये बहुत ही जरूरी है आपकी ग्लैंड से। अगर ये लूज हो गई तो आपका जो वीर्य का और क्या बोलते हैं यूरिन का तालमेल है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, आप जिस टाइम पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जो है यूरिन की जो है फील हो रहा है और उसके साथ साथ जो है वीर्य भी आने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी भी कहलाती है, जैसे धात टाइप बीमारी होती है, आपने सुना होगा। तो ये ग्लैंड्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लूज हो गई, इसकी मसल जो है थोड़ी एक्सपायर हो गई, तो फिर जो है कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है। काउपर ग्लैंड्स ये क्या करती है, ये एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है, ये भी एक बेसिक नेचर का जो है लिक्विड जो है सिक्रेट करती है।
जो यूरेथ्रा को चिकनाई देता है, यानी इस नली में जो है ये इसको रिलीज कर देती है, जिससे ये थोड़ी सरफेस इसकी क्या हो जाती है, चिकनी। चिकनी क्यों होती है? क्योंकि फिर आसानी से जो है इसमें से यूरिन या कोई भी जो है आसानी से चीज निकल जाती है। या इजेकुलेशन से पहले ये एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। जनन करते समय कॉपुलेशन के टाइम जो है ये चिपचिपा सा पदार्थ पहले जो है सिक्रीट हो जाता है इजेकुलेशन से पहले, यानी वीर्य के एग्जिट होने से पहले ही क्या है, एक पहले ही पारदर्शी एक द्रव जो है लिक्विड जो है वहां पर रिलीज हो जाता है। तो ये थी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या था? द्रव भाग बनाती है किसका? वीर्य का, और कंट्रोल भी करती है किसको? यूरिन को और सीमेन को, यानी किस टाइम जो है यूरिन आएगा और किस टाइम जो है सीमेन यानी वीर्य आएगा, ये उसको कंट्रोल करती है। स्टॉपर का काम करती है ये। काउपर ग्लैंड क्या कर रही है? ये भी एक लिक्विड जो है बना रही है और यूरेथ्रा को चिकनाई देती है, यानी उसको सरफेस को जो है सही स्मूथ बना देती है, और इजेकुलेशन से पहले जो है ये चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिस्न, पेनिस। पेनिस ये आपका बेलनाकार भाग होता है, बाहर की ओर लटका हुआ होता है, लेकिन हम इसे समझते हैं ये मुख्य जननांग है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। ये मुख्य जननांग नहीं है, ये सिर्फ सहायता करता है वीर्य को वेजाइना तक यानी योनि तक पहुंचाने का। ठीक है, तो ये एक सहायक जननांग है, इसकी सहायता से जो वीर्य है हम अंदर पहुंचा देते हैं। तो ये थे आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ मेन पार्ट्स, और ये इसका डायग्राम था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यानी कि मादा जनन तंत्र के जो अंग हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए आपके सामने स्लाइड ओपन हो चुकी है और इसमें आपको वेजाइना यानी योनि का जो है डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके मेन पार्ट्स होते हैं हमारे, डिस्कस करेंगे हम आज। इसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा ये दो अंडाणु, अंडाशय, ठीक है, ओवरी दिखाई दे रही होंगी आपको। ये वो जगह है जहां पर आपके फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जैसे हमारे इस नर जनन में जो है यानी वृषण में जो बनते हैं नर युग्मक बनते हैं, और इसमें क्या बनेंगे आपके मादा युग्मक यानी एग सेल बनेंगी, ओवा यानी अंडाणु बनेंगे, जो कि दो होते हैं। फिर ये नलिकाएं होती हैं जो ओवा को जो है रास्ता देती हैं पहुंचने का, कहां तक? यूटेरस तक। ये यूटेरस वो जगह होती है जहां पर जो है फर्टिलाइजेशन की भी प्रोसेस होती है, और जाइगोट बनने के बाद जो भ्रूण बनता है वो यहीं पर पलता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो यहीं पर होता है। और ये वो मार्ग है जहां से जो है पेनिस एंटर करता है, और इसी मार्ग से जो है बच्चे का जो है जन्म होता है। लेकिन कभी कभी जो है ये मार्ग छोटा पड़ जाता है, तो यहां से जो है जन्म आसानी से नहीं हो पाता, तो फिर सीजर किया जाता है, और सीजर जो है यूटेरस के इस वाले पार्ट में किया जाता है, फिर यहां से उसकी एग्जिट कराई जाती है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के कौन कौन से पार्ट हैं, किसका क्या काम है। मादा जननांग भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक जननांग, ठीक है, और एक द्वितीयक जननांग। प्राथमिक में किसे रख रहे हैं? प्राथमिक में फिर से इसी रखेंगे हम, जैसे वहां टेस्टिस को रखा था। तो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जिनसे अंडाणुओं और मादा हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। भाई ये दो हैं, इनसे क्या बनेगा आपका? एक तो अंडाणु बनेगा आपका एग सेल, और इससे कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं, ठीक है, जैसे एंड्रोजन इस टाइप के जो आपके फॉलिकल वाले जो है बनेंगे वो यहां से बनेंगे आपके। तो याद रखेंगे एक जोड़ी अंडाशय होते हैं ओवरी, और इसमें आपकी एग सेल बनती है, और क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। ये हार्मोन्स का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि मादा लिंग हार्मोन का एक नाम बताइए, तो आप याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जैसे वहां पर टेस्टोस्टेरोन था, यहां पर है प्रोजेस्टेरोन। तो ये हो गए आपके प्राथमिक जनन यानी ओवरीज के बारे में हमने जान लिया। अब जानेंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो सेकेंडरी ऑर्गन में सबसे पहले आपका आया है अंडवाहिनी। क्या आया आपका? अंडवाहिनी, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट का काम क्या होता है? जो ओवा बने हैं उनको फेलोपियन ट्यूब तक लेकर आना होता है, ठीक है, कहां तक लेकर आना आपको? फेलोपियन ट्यूब तक लेकर आना होता है इसको। तो अंड कोशिका का परिवहन करता है, जो एग सेल बनेगी उसका परिवहन करेगा, और निषेचन में भी कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं जगह यानी स्थान प्रोवाइड कराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ में और पार्ट देख लेते हैं हम इसके। देखिए हमने पहले डिस्कस करा था आपका ओविडक्ट, अब हम डिस्कस करेंगे यूटेरस, गर्भाशय। ये पूरी जो है देखिए यहाँ पर काफी नाम है इसके, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से यहां तक को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसके भी तीन मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, ये कर्व वाला होता है और ये फिर सीधा वाला होता है। यहीं से जो है आपके अंड कोशिकाएं आती हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे गर्भाशय। तो अंड कोशिका इधर से आती है, और आपके स्पर्म जो एंटर करते हैं
वो यहां से एंटर करते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों अंडाणु और आपके स्पर्म मिल जाते हैं तो यहां पर हो जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए यहां से आपके इस तरीके से यहां पर ये आ जाएंगे आपके अंडाणु, और यहां से जो एंटर करेंगे आपके क्या करेंगे, स्पर्म करेंगे एंटर। एक बार में जो है बहुत सारे स्पर्म एंटर करते हैं, लेकिन कोई एक ही इसके साथ जो है कंबाइंड होता है और जाइगोट बना लेता है। जाइगोट बनने के बाद यहीं पर जो है भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। तो यूटेरस का काम क्या होता है, एम्ब्रियो का अंतरोपण स्थल है ये, यानी इम्प्लांटेशन होती है किसकी, एम्ब्रियो की। यानी हम अपने शब्दों में कहें तो जो बच्चे का बच्चा बन रहा होता है वो इसी जगह बनता है। ये थैली है यूटेरस, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, यहीं पर जो है वो बच्चा बनता है आपका। उसके बाद आ जाता है आपका योनि, वेजाइना। ये क्या होती है, इसकी बात चल रही है। तो ये मैथुनंग होता है। ये क्या होता है, ये मैथुनंग यानी कोप्युलेटरी ऑर्गन होता है, जो कि किसको, पेनिस को प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। पेनिस को क्या करता है, ये एंटर करने के लिए मार्ग यानी पाथ देता है। इसके अलावा एमसी के दौरान यहीं से जो है आपके अंडाणु जो है डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ये जन्म नाल भी है, यानी यहीं से जन्म होगा। तो 3 पॉइंट है आपके। एक तो ये मैथुनंग है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है क्योंकि ये पेनिस को क्या है, एंटर करने के लिए मार्ग देता है। इसके अलावा एमसी के दौरान जो आपके पीरियड्स के दौरान जो आपके ओवा डिस्ट्रॉय होकर बाहर आते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो भी कहां से आएंगे, आपके इसी मार्ग से आएंगे। और बच्चे का जन्म जो है इसी मार्ग से होता है, ठीक है। अगर यहां से नहीं होता तो फिर यहां से यूटेरस से सीजर करके निकाला जाता है आपका। फिर उसके बाद आता है दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथि को भी जो है हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मानते हैं, क्योंकि ये भी जनन से संबंधित ही है, इसका भी मेन रोल है। दुग्ध ग्रंथियां क्या होती है, आपके ब्रीस्ट वाला पार्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट हम कह सकते हैं, जो कि आपका थोरैक्स यानी के वक्ष भाग में होता है। और यहां पर जो है क्या बनती है, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं जो फॉर्मेशन करती हैं मिल्क का। किसके लिए, जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, यानी पोषण जो मिलता है आपको प्रारंभ में, वो किससे मिलता है, दुग्ध ग्रंथियों से ही मिलता है। तो ये भी जनन से संबंधित ऑर्गन ही हमारे हुए, क्योंकि ये पैदा होने वाले बच्चे को क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड यानी पोषण प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मुख्य भाग मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस और करेंगे यौवन आरंभ के बारे में, कि पुरुष में या बालक में या नर में यौवन आरंभ कब और कैसे होता है, और स्त्री में कब और कैसे होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हेडिंग आपके सामने लगा हुआ है, पुरुष में यौवन आरंभ, ठीक है। तो पुरुष में यौवन आरंभ का मतलब है जवानी से, प्यूबर्टी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो कुछ विशेषताएं होती हैं इसकी, जैसे बालक में 13 से 16, अगर हम नर की बात करें तो 13 से 16 वर्ष में ही जो प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, यानी जवानी शुरू हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या है, विषम लिंगता की ओर आकर्षित होने लगता है। विषम लिंगता का मतलब है अपोजिट जेंडर की तरफ, ठीक है। अगर लड़का है तो वो लड़की की तरफ को अट्रैक्ट होगा, और लड़की है तो वो लड़के की तरफ को अट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, अपोजिट नेचर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक विषम लिंगता की ओर क्या बोलते हैं, अपोजिट जेंडर की ओर जो है अट्रैक्ट होने लगता है। इसके अलावा कुछ गोड़ लक्षण हम डिस्कस करेंगे। गोड़ लक्षण क्या होते हैं सर, गोड़ लक्षण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो गोड़ लक्षण होते हैं आपके वो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनका मतलब समझ लीजिए, बालक या नर के गोड़ लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो इसका मतलब होता है ऐसे लक्षण जिनके बेस पर यानी जिनके आधार पर हम ये पता कर सकें कि सामने वाली जाति नर है या मादा, उनको हम गोड़ लक्षण कहते हैं। यानी गोड़ लक्षणों के आधार पर ही हम ये पता करते हैं कि नर है या मादा। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला गोड़ लक्षण है आपका आवाज का भारी होना। तो आवाज अगर भारी होने लगती है तो ये आपके यौवन आरंभ की निशानी होती है, ये भी और गोड़ लक्षण भी होता है आपका। अगर आवाज भारी से हम पता कर सकते हैं कि नर है या मादा। एक्सेप्शन हर चीज का होता है साइंस में। कुछ जेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनकी आवाज पतली होती है, और कुछ लेडीज भी ऐसी होती है जिनकी आवाज भारी होती है। वो हम आगे वाली यूनिट में जेनेटिक्स वाली में डिस्कस करेंगे।
ऐसा क्यों होता है? दूसरा है बोन्स और मसल्स मजबूत होने लगती है। जब यौवन आरंभ हो रहा होता है तो बोन्स और मसल्स मजबूत होती हैं, ठीक है, और ये गोल्ड लक्षण भी है आपका। चेस्ट और शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, तो ये भी आपका गोल्ड लक्षण भी है और यौवन आरंभ की निशानी भी है। सीना यानी वक्ष वाला भाग हमारा चौड़ा होने लगता है। दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, तो ये भी गोल्ड लक्षण है आपका। इसके बेस पर भी हम पता कर सकते हैं नर है या मादा। पेनिस के आसपास और अन्य स्थानों पर बाल उग जाते हैं, ठीक है, और शिश्न यानी पेनिस और वृषणकोश बड़ा हो जाता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनका साइज भी जब बढ़ने लगता है, और स्पर्म्स और हार्मोन्स बनने लगते हैं। तो ये कुछ गोल्ड लक्षण है या यौवन अवस्था की या यौवन आरंभ की पहचान है। इनके आधार पर हम ये भी पता कर सकते हैं कि यौवन आरंभ शुरू हो चुका है और यही मनुष्य के गोल्ड लक्षण है। यानी ऐसे ही पूछे किस आधार पर आप नर और मादा की पहचान करेंगे मनुष्य में, तो इन आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्त्री में और देख लेते हैं, बालिका में देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख रहा है, ये शायद थोड़ा कलर डाउन है आपका, तो यहाँ फीमेल में हम किसके बारे में बात करेंगे? प्यूबर्टी। यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो फीमेल में डिस्कस करेंगे कि प्यूबर्टी कब और कैसे होती है, ठीक है। तो बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा जल्दी शुरू हो जाती है प्यूबर्टी, ठीक है। अभी पीछे भी हमने डिस्कस करा था, मेल की कंपेयर में फीमेल में जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, यानी वो जल्दी ही जनन करने योग्य हो जाती है। और ये 10 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। 11-12 वर्ष में जो है आपकी जो है सही तरीके से जो है इसमें यौवन आरंभ शुरू हो जाता है। स्त्री के भी कुछ गोल्ड लक्षण होते हैं। गोल्ड लक्षण वो होते हैं जिनके आधार पर हम नर और मादा की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं आपके। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका जनन अंगों या स्तनों का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। जनन अंग विकसित होने लगते हैं, स्तनों का विकास होने लगता है, यानी ब्रेस्ट आपका चौड़ा हो जाता है, तो फिर ये आपका गोल्ड लक्षण में आ जाता है। उसके बाद आर्तव चक्र, जिसको हम एमसी, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मंथली साइकिल कुछ भी कह सकते हैं, पीरियड्स कह सकते हैं, ये शुरू हो जाते हैं आपके। पेल्विक रीजन का आकार बढ़ने लगता है। जो पेल्विक रीजन होता है, सिरोड़ी भाग, कूल्हे वाला भाग होता है, वो उसका साइज जो है थोड़ा सा लार्ज होने लगता है, तो ये भी यौवन आरंभ की पहचान, यौवन आरंभ की ही कंडीशन है। आवाज मधुर हो जाती है। जेंट्स की कंपेयर में जो लेडीज हैं उनकी आवाज जो है थोड़ी सी सुरीली होती है, सुनने में अच्छी लगती है, और कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ जाते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो ये थे आपके स्त्री के कुछ गोल्ड लक्षण। हमने ये भी डिस्कस करा कि कब शुरू होता है यौवन आरंभ और गोल्ड लक्षण क्या होते हैं और वो कौन कौन से गोल्ड लक्षण है जिनके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि नर है या मादा। तो ये थे आपकी आज की क्लास। इसमें हमने नर जनन अंगों के बारे में डिस्कस किया है और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। ये भी आपका 3 से 4 लेक्चर में जो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। जो पिछले चैप्टर के लेक्चर है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी जरूर देखें और इसका कनेक्शन उससे भी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने वहां पर भी पढ़ा था। तो जुड़े रहिए एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ, जो आपके लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत कर रहा है और धीरे धीरे आपको बहुत स्पेशल क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।